हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त शानदार हैं और जबरदस्त है। तो आज बात करने वाले हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हमारी यूनिट 2 है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर का। यस गाइस, तो आइए देखते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आया ना तो आप बहुत लकी हैं, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। लेंदी हो सकते हैं क्वेश्चन, बट आप बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं। दो क्वेश्चंस मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, जो लंबे लंबे क्वेश्चन है और जो छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं वो भी आपको आज क्लास में डिस्कस करेंगे विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स कवरिंग ऑफ दिस यूनिट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखो, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ना एक ट्रेजरी मैनेजमेंट होती है, जिसका मेनली काम क्या होता है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना और फाइनेंशियली रिस्क को मैनेज करना, है ना। इनका काम होता है फॉरेक्स में ट्रेड करना और साथ में जो हमारे इंटरेस्ट के रेट वगैरह है उसको मैनेज करना कि कम ज़्यादा कैसे हो रहे हैं मार्केट के अंदर में, उसको चेक करना और उसके अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट रेट पे भी नेगोशिएशन करना। क्योंकि उनको पता है कि भाई बिजनेस के अंदर में अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैनेज हो पाई सही से तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधर जाएंगी, ठीक है ना। तो इनके मेन गोल क्या है कि इनको जो कैश अवेलेबल है उसमें मैक्सिमाइज करना है रिटर्न, और क्या करना है, जो कैश बोरो किया है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट को मिनिमाइज करना है। और क्या कह रहा है जी, मोबिलाइज एज मच एज कैश पॉसिबल फॉर कॉर्पोरेट वेंचर फॉर मैक्सिमाइज रिटर्न्स। कह रहे हैं जितना ज्यादा आप उसको यूटिलाइज कर सको अपने कैश को उतना यूटिलाइज करने पर ध्यान देना है। और हमें फॉरेक्स डीलिंग में, मनी एंड कमोडिटी मार्केट में डील करना ताकि हमारा रिड्यूस हो सके रिस्क, इन सब चीजों पे काम करना है। बट हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर पे ये सारी चीजों पे चर्चा करने का मोटिव नहीं है। हमें बात करनी है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कैसे ट्रेजरी मैनेजमेंट होती है, दैट इज रिलेटेड टू कैश बजटिंग। तो आप आपके कैश का बजट बनाते हो पहले से ही, आप पहले से ही ना फोरकास्ट करते हो कि भाई मेरे को कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी। वो कैसे पता चलेगा? कह रहा है जो भी कैश रिसीव हुआ या होने वाला है उसको बोलेंगे रिसीट्स। कह रहा है आप सारी रिसीट्स देखो रियल टाइम में, है ना, अकाउंट में, अकाउंटिंग के टर्म्स में नहीं, रियल टाइम में आप रिसीट चेक करो और आप अपनी पेमेंट चेक करो रियल टाइम में। अगर आपकी रिसीट्स और पेमेंट जो है ना, अगर आपकी रिसीट्स और पेमेंट जो है ना वो सही से बैलेंस हो रही है और आप उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो, तो आपने कैश बजटिंग बढ़िया करी है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसको हम समझेंगे। तो हमने क्या बोला, देखो ट्रेजरी मैनेजमेंट के बहुत काम है, कैश मैनेजमेंट भी है, करेंसी मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बहुत काम है। बट आपका जो मेन अभी मोटिव है ना, दैट इज रिलेटेड टू कैश मैनेजमेंट, जो हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है, ठीक है, हमें उसी पे बात करनी है। तो जिसका मेन मुद्दा क्या है, कैश बजटिंग करना, कि हमें जो फोरकास्ट करना होता है फ्यूचर में कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है। वो मंथली भी कर सकते हैं, वो डे बाय डे के हिसाब से भी कर सकते हैं, वो ईयरली के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या होगा, डेटा दे रखा होगा, आपको रिसीट्स अलग करनी होंगी, मतलब जो पैसा रिसीव होने वाला या हो गया है वो अलग करना होगा, और जो आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है या पेमेंट हो गई है उसको अलग करना होगा। आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली बस रिसीट्स और पेमेंट को तोड़ना है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको कैश बैलेंस निकालना है। बस सिंपल सा काम मैं अगर बता रहा हूं, ठीक है ना। हमारे करंट एसेट्स के अंदर में और करंट लाइबिलिटी के जो कंपोनेंट्स है उसके हिसाब से बस अपने को मैच करना है कि हमारे रिसीट्स और पेमेंट्स क्या है, ठीक है। ओके गाइस, सो मेन काम यही है, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ कैसा फॉर्मेट रहता है इसका, ठीक है। ओके, अगर मैं फॉर्मेट बोलूँ आपको कैश बजटिंग का, तो कैश बजटिंग का फॉर्मेट कैसा रहेगा? कह रहे हैं रिसीट्स में सबसे पहले आपका जो खाते में पड़ा हुआ पैसा है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, वो होगा। फिर जो आपने डेटर से कलेक्ट किया, मतलब पहले उधारी पे माल बेचा था, उसमें जो आपके कलेक्शन जिस टाइम पर जो हो रही है वो आपने उस टाइम पे डालनी है, ठीक है। देन कैश सेल्स, मतलब जो पैसा आपने तुरंत पाया है ना, कुछ पैसा होता है ना, जैसे मैंने अभी कुछ बेचा, मान लो सामान मैंने 10,000 का बेचा, उसमें से 1,000 तो आज ही रिसीव हो गया, बाकी 9,000 मुझे बोला कि अगले महीने दूंगा। तो 1,000 मेरे को पहले महीने में पेमेंट गया और 9,000 अगले महीने में जाएगा। तो जिस टाइम जो रिसीव होने वाला है वो तभी का डालेंगे। अकाउंटिंग में क्या होता है, अरे 10,000 की सेल होगी 10,000 डाल दो, वो नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे बजटिंग में ध्यान रखना है इस चीज का, ओके। और भी जो खर्चे हैं ना, देखो हमने वो हटा दिए क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग बात करनी है। जैसे लोन पे बात किया था यहाँ पे रिसीट में, शेयर कैपिटल पे बात किया, और भी जो चीजें हैं कह रहे हैं उसको भी डील नहीं करना। जो भी हमारे करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी से डील कर रही होंगी ना चीजें, सब सिर्फ हम उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे सिमिलर टू पेमेंट टू क्रेडिटर, जिनसे उधारी पे हमने सामान खरीदा है, तो जिस समय में उनको पेमेंट करनी होगी ना उस समय की बात करेंगे, ठीक है। वेजेस, जो हमारी सैलरीज पे करनी होंगी, लेबर को चार्जेस जो देने होंगे ना, जो हमारा लाइबिलिटी बना होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जब उनको पेमेंट करना है वो हम यहाँ डालेंगे ना। कुछ और खर्चे हो गए है ना, वो हम यहाँ डाल देंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट शुड नॉट बी, आई थिंक यहाँ पे इसको कई बार काउंट कर लेते हैं और कई बार नहीं करते हैं, मतलब अगर वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वाला तो हम यहाँ काउंट करके चल लेंगे, ठीक है ना। ओके गाइस, वो बोल देगा क्वेश्चन में, स्पेसिफिकली बोल देगा भाई इंटरेस्ट काउंट करना है, बात ही खत्म हो जाएगी, तो हम दे देंगे।
अगर वो बोलेगा ना इंटरेस्ट यहाँ पे लेकर चलना है तो ले लेंगे, टेंशन ही खत्म ना, जैसा वो बोलेगा क्वेश्चन में करेंगे। अच्छा, टैक्सेशन भी हम यहाँ पर लेकर चलते हैं अगर क्वेश्चन में बोला है। मैं सिंपल बताऊं आपको, क्वेश्चन में जो डेटा दिया होगा उस डेटा के अकॉर्डिंगली बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें। आपको रिसीट कितना हुआ और आपका पेमेंट कितना हुआ उस पर देखना है। किसी किसी क्वेश्चन में बाकी और भी डेटा दिया तो उसके हिसाब से काम कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको दो क्वेश्चंस की हेल्प से समझाता हूँ कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, आपको कैसे समझना है उनको और कैसे आंसर देना है, ठीक है ना। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 मंथ्स बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 2022 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको क्या करना है, आपको अपनी बजटिंग करनी है, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन है, कह रहे देखो हमें मंथली सेल दे रखी है जनवरी की, फरवरी की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने हो गए, कह रहे 10 महीने, 10 मंथ्स की सेल दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहे वेजेस एंड सैलरीज आर एस्टिमेटेड टू बी पेबल एज फॉलोज। कह रहे वेजेस और सैलरीज कैसे पे करी जाएंगी, अप्रैल में 9,000, मई में 8,000, जून में इतना, जुलाई में इतना, अगस्त में इतना, सितंबर में इतना, ठीक है, क्लियर है। कह रहे ऑफ द सेल्स 80% इज ऑन क्रेडिट, 20% इज ऑन कैश। मतलब मेरी जो सैलरीज का पेमेंट ये है, ठीक है ना, मुझे जो है ये बोल रहा है अप्रैल से आगे की मुझे क्या बनानी है, कैश बजटिंग करनी है। तो मुझे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, ऐसे, और मेरा सितंबर, ये 6 महीने की मुझे कैश बजटिंग करनी है, ठीक है। तो मुझे 6 महीने का डेटा बनाना है, 6 महीने में ऊपर वाली टेबल बनानी है, ठीक है। यस, तो पहले एक बार डेटा समझ लेते हैं। ओके, कह रहा है ऑफ द सेल्स 80% इज ऑन क्रेडिट। कह रहा है जो ये सेल हुई है ना, मान लो जैसे मैंने बोला अप्रैल की सेल 80,000 हुई है, तो ये कह रहा है ये 80% इसमें से क्रेडिट हुई है और 20% कैश हुई है। मतलब 80,000 में से 20% इसका, दैट इज 16,000, ये तो पहले महीने ही रिसीव हो गया। बाकी जो बचा ना 64,000 वो क्रेडिट पे हुआ है। मतलब क्रेडिट का मतलब क्या है, बाद में पेमेंट रिसीव होने वाली है। कैसे रिसीव होगा, कह रहे 75% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड विद इन 1 मंथ आफ्टर सेल एंड द बैलेंस इन 2 मंथ। मतलब ऐसा हुआ मंथ 1 में अगर मैंने 80,000 का माल बेचा, दैट इज अप्रैल के महीने में, ठीक है ना, अप्रैल में मैंने सेल किया, तो मुझे जो कैश रिसीव हुआ ना इसकी वजह से 20% इसका आज रिसीव हुआ, बाकी बचा हुआ 64,000 है। 64,000 का 75% मेरे को मंथ 2 में रिसीव हुआ, ठीक है, और मेरे को मंथ 3 में जो है ना वो हुआ बाकी 64,000 का 25%, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। मैं इसके रिगार्डिंग पहले आपको एक ना वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ आपका किस प्रकार से कैलकुलेशन चलेगा, ठीक है ना। कह रहे देयर आर नो बैड डेट लॉसेस, मतलब वो कुछ छोड़ना नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि जितना पैसा सेल हुआ ना उतना पैसा हमें रिसीव हो जाएगा, कुछ ऐसा बैड डेट में नहीं जाने वाला, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमारा रिसीट वाला पार्ट बनेगा बिकॉज ऑफ द सेल्स, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो सेल कितने का हुआ, 1,20,000, 1,40,000, अप्रैल में ये, मई में ये, जून में ये, जुलाई में ये, अगस्त में, सितंबर में। मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो इन 6 महीने की करनी है, ठीक है ना, इन 6 महीने की। बट सर आपने फिर फरवरी मार्च का क्यों बनाया, क्योंकि बेटा जब क्रेडिट सेल होगी तो पैसा रिसीव कब होगा, फरवरी वाला कुछ पैसा अप्रैल में रिसीव होगा, मार्च वाला कुछ पैसा अप्रैल और मई में रिसीव होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बनाया। ओके, सो मैं पहले अप्रैल के ऑनवर्ड की बात करता हूँ। तो अप्रैल के अंदर 80,000 की सेल करी, उसका 20% मुझे यही मिल गया, बाकी जो बचा होगा 64,000 है वो क्रेडिट पे है, उसका 75% मुझे यहाँ मिला। चेक करो कैलकुलेटर पे, 64,000 का 75% क्या 48,000 होता है, होगा, ठीक है। और बचा हुआ बाकी 16,000 यहाँ मिला, ठीक है। वैसे ही अगले महीने की सेल 60,000 थी, उसका 20% यहाँ हो गया, बचा हुआ पैसा का 75% यहाँ और बचा हुआ यहाँ, ऐसे करके कैलकुलेशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे होता कि कैश सेल यहाँ पर इतनी इतनी होगी, बाकी जो क्रेडिट है ना इसका 75% तो यहाँ मिलता, बट मुझे इसका कुछ करना नहीं इसलिए डाला नहीं, और 25% इसका ये बना। सेम इसका 75% तो यहाँ मिल गया और इसका 25% यहाँ मिला। इस प्रकार से जो कलेक्शन हुआ ना मेरा डेटर से, ये कौन सा मेरे डेटर्स कलेक्शन, तो वो मेरा वैल्यूज मैंने जोन से मंथ में जोन सी हुई वो लिख दी, ठीक है। तो मेरा टोटल कलेक्शन डेटर से कितना हुआ, ये डेटर्स का कलेक्शन है, तो मेरा डेटर्स का कलेक्शन ये चल रहा है, ठीक है। ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बन गया। अब मैं लिखूंगा कैसे इसको, ठीक है। अभी ओपनिंग बैलेंस को छोड़ देते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या आएगा, वो शायद आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा, अभी हमने डेटा में लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस हमने छोड़ दिया, कलेक्शन जो हुआ वो हमने यहाँ लिख दिया, कैश सेल हुई हमने यहाँ लिख दी, मेरे रिसीट है अभी तक मुझे पता है। और कुछ आएगा देखते हैं, नहीं आएगा तो हम क्लोज करेंगे, पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ओपनिंग बैलेंस होता है क्वेश्चन में, वो हो सकता है बाद में दिया हो, अभी उसको हमने बना के छोड़ दिया क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे क्वेश्चन में दो चीजें चाहिए कि मेरा ओपन कितने पे हुआ और क्लोज कितने पे हुआ। आपको ये क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन देगा, उस पर ध्यान देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे परचेज अमाउंट टू 80% ऑफ सेल, मतलब जितने की सेल हुई उसका 80% परचेज अमाउंट है, ठीक है।
एंड आर मेड ऑन क्रेडिट एंड पेड फॉर इन द मंथ प्रीसीडिंग द सेल्स, मतलब जिस महीने की सेल हुई ना उससे पिछले महीने मैंने वो माल खरीदा था और किस प्राइस पे खरीदा था, 80% जो सेल का प्राइस है, ठीक है, और उससे पिछले महीने की पेमेंट है। मतलब अप्रैल का जो पेमेंट होगा ना, अप्रैल का जो मैंने सामान खरीदा 80,000 का, इसका 80% जो पेमेंट बनता है दैट इज 64,000, ये पेमेंट मेरे को मार्च में करना था, तो मुझे मार्च वाली से मतलब नहीं है, तो मैं मतलब मई के अंदर, मई का जो 60,000 है ना, इसका 80% दैट इज गोइंग टू बी 48,000, ये पैसा मैं अप्रैल में पे करूंगा, ठीक है। सेम जून वाला पेमेंट मई में करूंगा, उसका 80%, जुलाई का 80% जून में करूंगा, अगस्त का 80% जुलाई में, सितंबर का 80% अगस्त में, और अक्टूबर का 80% सितंबर में। यही वैल्यूज देखो मैंने यहां लिखी हुई है डायरेक्ट, है ना, दिख रहा है आपको। ये पेमेंट टू हमारा यहाँ क्या आ रहा है, क्रेडिटर, है ना। ये क्या है वैल्यू, 48,000 क्या है, दिस इज जो मेरा यहाँ इधर 60,000 की सेल हुई थी ना, उसका 80% है। सेम ये 64,000 क्या है, 80,000 की यहाँ सेल हुई है ना जून में, उसका 80%। सेम 1 लाख की जो यहाँ सेल हुई है जुलाई में, उसका 80%। तो इस प्रकार से हमने डेटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पेमेंट टू क्रेडिटर है, ये हमने यहाँ डेटा ऐसे लिखा है। ओके, नाउ द फर्म हैज 10% डिबेंचर ऑफ 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन दिस हैज टू बी पेड क्वार्टरली इन जनवरी, अप्रैल एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्वार्टरली पेमेंट करनी है मुझे, जनवरी में पेमेंट करनी है, अप्रैल में पेमेंट करनी है, अब वो कब जाएगा, फरवरी मार्च के बाद अप्रैल आया, मई जून के बाद जुलाई आया, जुलाई में पेमेंट करनी है, अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर आया, ठीक है। मुझे डेटा किसका देखना है, अप्रैल टू सितंबर, उसमें 2 महीने हैं, तो 2 बार मेरे को पेमेंट कटेगा, एक अप्रैल में कटेगा, एक जुलाई में कटेगा। कितना कटेगा, क्वार्टरली जो इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। देखो 10% डिबेंचर है 1,20,000, तो इंटरेस्ट एक साल का कितना हुआ, एक साल का इंटरेस्ट हुआ 10% ऑफ 1,20,000 दैट इज इक्वल टू 12,000। अब मेरे को जो एक बार वन पेमेंट करनी, तो 1 मंथ की पेमेंट बनेगी, वो क्वार्टरली पेमेंट जाएगी, है ना, अप्रैल और जो किसमें जानी है, जुलाई में, दैट इज गोइंग टू बी नियरली 30,000, है ना, सॉरी 3,000, 12,000 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ना, तो 12,000 डिवाइड बाय 4 इज 3,000, तो 3,000 की पेमेंट अप्रैल और जुलाई में जाएगी इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है ना, गई, सही है। नेक्स्ट, एडवांस टैक्सेस, द फर्म इज टू मेक एन एडवांस पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑफ ₹5,000 इन जुलाई 2024, तो जुलाई के अंदर में आप एडवांस टैक्स दिखा दो, है ना। तो ये हमारा एडवांस टैक्स के रूप में हमने यहाँ दिखा दिया, कह रहे ये पेमेंट करनी है जी हमें, कर दिया जुलाई के महीने में, ठीक है। वेजेस, वेजेस क्या होंगे हमारे, वेजेस मतलब कि जो मुझे पेमेंट करनी है ना, तो वेजेस हमारे को ऊपर दे रखे हैं, यस, ये दे रखे हैं, ये वाला कंपोनेंट रह गया था, मैं इसको पहले भी निपटाना चाहता, पेमेंट में पहले भी निपटा सकता, बट अगर फॉर्मेट में चलोगे तो बेटर है, ठीक है। तो वेजेस के अंदर में मेरा अप्रैल का वेजेस, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का जो वेजेस है वो हमें पेमेंट करनी है, वो कर देंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ओके, लिख देंगे, तो लिख दिया हमने, यस। तो हमने वेजेस जो है डाल दिया सीधा, तो मेरी जो टोटल पेमेंट बनी वो टोटल पेमेंट निकाल ली है, ठीक है। अभी मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है वो देखना रह गया, है ना, वो आखिरी लाइन में लिखा हुआ, देखो, द फर्म हैज अ कैश बैलेंस ऑफ 20,000 ऑन अप्रैल 1, 2022 विच इज द मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश बैलेंस। Any cash surplus deficit above below this level is made up temporary investment, liquidation of temporary investment और temporary borrowing at the end of each month। इसका मतलब क्या है, कह रहा है जी कंपनी बोल रही है कि मुझे जो हर साल के स्टार्टिंग में ना, हर महीने के स्टार्टिंग में 20,000 का बैलेंस बना के रखना है ना, हर महीने के स्टार्टिंग में 20,000 का महीने का बैलेंस बना के रखना है। उससे ज़्यादा हुआ तो हम उसको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, कम हुआ तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, मेरे को जो ओपनिंग बैलेंस है वो कह रहा है हर महीने का मुझे 20,000 चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में 20,000 चाहिए। अगर आपने ज्यादा कमा लिया है तो आप बाकी सारा टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट में डाल दो, अगर कम कमा लिया है तो आप किस में डाल दो, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से निकाल के डाल लो, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखा हमने, मेरा 1,44,000 मैंने रिसीट से लिया और मैंने पेमेंट कितनी करी, इतना, बाकी कितना बचा हुआ पैसा, कह रहा है लगभग हमारा 84,000 में से 20,000 रुपए आप हटा दो क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस है, बाकी कितना बचा 64,000। कह रहे ये अपना निकाल के इसको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट डाल दो, तो निकालने के लिए हमने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। सेम इसमें देखो, है ना, ये 64,000 निकालते तो बचा हुआ पेमेंट कितना हुआ, 20,000 है क्या ना, वही। कह रहे 1,08,000 में से फिर आप क्या करिए सर, 72,000 रुपीज हटा दीजिए, तो कितना बचा हुआ रहेगा, वो कुछ 36,000 रहेगा, उसमें से 20,000 हटा दिया तो बचा हुआ पेमेंट कितना रहा, 16,000। कह रहा है ये आपको निकाल लेना क्योंकि मुझे 20,000 की ही रिक्वायरमेंट है, यस। तो अगला बार में 88,000 का खर्चा किया, 88,000 कमाई करी और 90,000 रुपए का मैंने क्या किया, खर्चा कर दिया। तो कह रहे 2,000 रुपए माइनस में बैलेंस चाहिए और मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है महीने के स्टार्टिंग में 20,000, तो -2,000 है।
तो कह रहे हैं 2000 ये भी पूरा करो, 20,000 और डालो। तो 22,000 अपना जो इन्वेस्टमेंट में आपने डाला था ना, वहां से पैसा निकालो और 22,000 इन्वेस्टमेंट से निकाल लो, है ना। तो यहां से निकालना है, निकाल के डालना है हमारे यहाँ पे अपने कैश अकाउंट में, ठीक है ना। तो हमने ये 22,000 रुपये कैश अकाउंट में डाला है, कहां से, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से। यहाँ कैश अकाउंट से टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट में निकाला है, और यहां पर कैश अकाउंट में डाला है फ्रॉम द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। सिमिलरली अगले में देखो, ये 1 लाख रुपए का हमने सेल किया, कमाई करी कुछ 82,000 रुपीज़ की, 82,000 है, ठीक है। सो 82,000 रुपीज़ की कमाई करी। तो अगर 82,000 रुपीज़ की कमाई करी तो कमाई 18,000 है करनी। मेरे को अगले महीने बैलेंस कितना मेंटेन करना है, कह रहे 20,000 का, तो 2,000 कम रह गया, तो वो कहाँ से निकालेंगे, अगेन मेरा टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरा ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट निकालना है। ऑब्वियसली कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, जो आप बनाना चाहते हो। बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कह रहे जो निकाल लिया तो बचा कितना मेरे पास में, ये मेरा पैसा था जो रिसीट से आया, ये पैसा मैंने इसमें से हटा दिया 84,000, उसमें से मैंने ये लिक्विडेट कर दिया 64,000, तो बचा कितना, कह रहे 20,000। तो अगले साल का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है, या अगले महीने का, इसके से महीना आ गया ना, अगले महीने का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो लास्ट महीने का क्लोजिंग बैलेंस होगा। इस प्रकार से आपकी ये कैश बजटिंग करी जाती है, इस प्रकार से ये कैश बजटिंग करी जाती है। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में डेटा कम था, कुछ नहीं करना, जो डेटा दिया उसको बस सही से प्रेजेंट करना है, जो बोला जा रहा है उसको लिखते जाओ, प्रेजेंट करते जाओ, आपका क्वेश्चन का आंसर फटाक से आ जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा पेन वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, यस, इसको देखते हैं, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार, जल्दी से रीड आउट करें उसको। यस, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं प्राची लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी producing and selling a range of cleaning products to a wholesale customer. It has 3 suppliers and 2 customers. Prachi Limited relies on its cleared funds forecast to manage its cash. ठीक है, you are an accounting technician for the company and have been asked to prepare a clear fund forecast for the period Saturday 9 August to Wednesday 13th August 2022. ठीक है ना, ओके, यस। यू हैव बिन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर में बोल रहा है, इसको एक बार वापस से पढ़ते हैं। ये पूरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें सैटरडे 9 अगस्त से वेडनेसडे 13 अगस्त के अंदर का डेटा प्लॉट करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हमें कैश बजटिंग इसके अंदर की करनी है, सैटरडे 9 अगस्त से 13 अगस्त। इसके अलावा कोई और रिसीट हो रही है, पेमेंट हो रही है, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे इस पर ध्यान देना, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। कह रहे रिसीट्स फॉर कस्टमर, जो रिसीट्स हो रही है, डब्ल्यू लिमिटेड और एक्स लिमिटेड 2 कंपनीज हैं, ठीक है ना, उनसे जो रिसीव हो रहा है 9 अगस्त 2022 का सेल जो है वो इतना है, और 9 जुलाई का इतना है। अब ध्यान सुनना, कह रहे जो डब्ल्यू लिमिटेड से रिसीव होता है वो 1 कैलेंडर मंथ बाद होता है। ये लिखने का मतलब कि क्रेडिट टर्म से मतलब 1 कैलेंडर मंथ बाद रिसीव होगा। मुझे 9 अगस्त से 13 अगस्त तक पेमेंट करनी है, तो इसका मतलब क्या है, 9 जुलाई वाली पेमेंट 9 अगस्त को रिसीव होगी, तो मेरे लिए ये रिलेवेंट है, और 9 अगस्त वाली पेमेंट 9 सितंबर के लिए होगी, मेरे लिए ये रिलेवेंट नहीं, सिंपल है ना, ओके। अब ये BACS क्या है, इस पे मैं आता हूँ। कह रहे रिसीट्स ऑफ मनी बाय BACS मतलब बैंकर्स ऑटोमेटिक क्लियरेंस सर्विस इज इंस्टेंटेनियस, मतलब क्या है, इट्स जस्ट लाइक होता है ना IMPS की तरह ही है, कि आप फटाक से पेमेंट करोगे, फटाक से पेमेंट क्लियर हो जाएगी, वैसा टाइप, ओके, यस। तो ये जो पेमेंट है 1,30,000 रुपए, आप जैसे ही करते हो उसके अगले महीने, जो जैसे ही सेल होती है उसके अगले महीने ना ये रिसीव हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा रिसीट पार्ट है उसमें से क्रेडिट के अंदर में डब्ल्यू लिमिटेड का 9 अगस्त को 1,30,000 डाल देना है। देखिए डाला क्या, रिसीट पार्ट के अंदर में डब्ल्यू लिमिटेड का 9 अगस्त को 1,30,000 डाल दिया, खत्म, ये पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला पढ़ा, जो जो पढ़ते जा रहा हो बस उसको डालते रहना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है मेरे को, अगला बोल रहा है एक्स लिमिटेड का कोई क्रेडिट टर्म नहीं है, मतलब जिस दिन सेल होगी उसी टाइम पे पेमेंट करना है, बट वो चेक से पेमेंट करेगा, और इसका मतलब क्या है, अगस्त वाली पेमेंट को मैं डील करूंगा। अब चेक का रोल क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अगस्त वाली पेमेंट को डील करूंगा, मेरे लिए जुलाई वाली पेमेंट का यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है इसको कोई क्रेडिट टर्म नहीं है, मतलब जिस महीने मैंने सेल करी होगी उसी महीने मेरे को पैसा रिसीव हो जाना चाहिए। अच्छा, अब इसने 9 अगस्त को 1,80,000 की सेल करी है ना, तो अब ये रिसीव कब होगा, मुझे कह रहे चेक से हो रहा है, कह रहे एक्स लिमिटेड चेक विल बी पेड इनटू प्राचीज लिमिटेड बैंक अकाउंट ऑन द सेम डे एज द सेल इज मेड, कह रहे इसी दिन वो चेक डिपॉजिट करा देगा, एंड विल क्लियर ऑन द 3rd डे। इसका मतलब क्या है,
कह रहे चेक तो मैंने सेम डे डिपॉजिट कर दिया मैम, 1,80,000 की सेल हुई, मैंने 1,80,000 का जो है आपका डिपॉजिट कर दिया यहाँ पे, बट प्रॉब्लम क्या है ना मैम, कह रहे प्रॉब्लम क्या है मैम, हमारा ना वो क्लियर होने में ना 3 दिन का समय लेगा, एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ पेमेंट। मतलब अगर उसने 9 अगस्त को पेमेंट करी तो उसके बाद 3rd डे को पेमेंट मिलेगी। तो 9 अगस्त को 1,80,000 का चेक डिपॉजिट करा दिया, बट वो अनक्लियर दिखा रहा है, उसके अगले दिन से अगले दिन, उसके बाद तीसरे दिन जाके क्लियर होगा, समझ में आया? तो बाकी 9th को, 10th को, 11th को 3 दिन अनक्लियर दिखेगा और उसके बाद 12th को जाके वो क्लियर होगा। तो बेसिकली पेमेंट जो रिसीव होगी एक्स लिमिटेड से वो 12 अगस्त को होगी। तो अब 12 अगस्त में एक्स लिमिटेड से जो पेमेंट है वो चढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिसीट्स आ गई, ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ कह रहे वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज क्या है, मेरी पेमेंट्स है, ठीक है। तो वेजेस क्या हो रही है, कह रहे जुलाई की पेमेंट वेज ये है, अगस्त की है, अच्छा इसको काट रखा, कोई रीजन होगा, देखते हैं। मंथली ये है, यहाँ पर ये है, कह रहे फैक्ट्री वर्कर आर पेड कैश वेजेस, अच्छा कैश वेजेस दी जाती है, वीकली पेमेंट करी जाती है। दे वर पेड 1 वीक्स वेज ऑन 13 अगस्त फॉर द लास्ट वीक वर्क डन इन जुलाई। तो जुलाई का वीकली वेज कितना है, 12,000, ये 13 अगस्त को पेमेंट करी जाएगी। ये अगस्त वाली कब करी जाएगी, कह रहा है अगस्त वाली का पता नहीं कब करी जाएगी, जुलाई वाली जो पेमेंट है वो हम अगस्त में करेंगे। तो जुलाई की 12,000 की पेमेंट हम 13 अगस्त को करेंगे। तो मुझे सिर्फ 9 से 13 अगस्त का डेटा देखना है ना, मुझे डेटा कब से देखना है, 9 से 13 अगस्त का। तो 9 से 13 अगस्त में कौन सी पेमेंट आई, 12,000 की पेमेंट आई है। ये 12,000 की पेमेंट मैं पेमेंट में चढ़ा दूंगा वेजेस के नाम पर, पेमेंट में चढ़ा दूंगा वीकली वेज के नाम पर 12,000 और 13 अगस्त, बस सिंपल लिख दिया, ठीक है। मैं इसको पहले भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो डेटा जैसे दे रहे हैं वैसे लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ऑल द ऑफिस वर्कर्स आर पेड सैलरीज बाय BACS, सैलरीज फॉर जुलाई विल बी पेड ऑन 9 अगस्त। तो 9 जुलाई की सैलरी 9 अगस्त को होगी और BCS से दी जा रही है। BACS का मतलब कि इमीडिएट आपके अकाउंट में आएगी, मतलब 9 अगस्त को जो सैलरीज हैं जुलाई की आ जाएंगी। तो जुलाई की सैलरी ये बन रही है, अगस्त की सैलरी नहीं आएंगी, अगस्त की सैलरी सितंबर में मिलेगी। हमें 9 अगस्त से 13 अगस्त का मतलब है, तो मेरे को ये सैलरी कब मिलेगी, 9 अगस्त को रिसीव हो जाएगी मेरे अकाउंट में। तो हमारी वेजेस मंथली सैलरी 56,000 हमने पेमेंट में चला दिया 9 को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है और मिसलेनियस खर्चे, और मिसलेनियस खर्चे क्या है, आइए पढ़ते हैं। अच्छा, ओहो, इसलिए वो पहले लिखा था, पेमेंट टू सप्लायर वाला पार्ट पहले हमसे मिस हुआ है, ठीक है, मुझे लगा रहा नहीं है वो, ठीक है। जो डेटा जब आ रहा लिख देंगे। अभी मेरे को देखो ये पेमेंट से पहले पेमेंट वाला पार्ट था, वो मैंने शायद मिस किया, उसको देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, याद आ गया, एक पॉइंट रह गया बीच में, कोई बात नहीं, ऐसे होगा, आपसे भी ध्यान रखना, आपको पूरा क्वेश्चन रिव्यू करें ना। फर्स्ट पॉइंट को हमने रिसीट्स में देखा, सेकंड पार्ट हमारा क्या आ गया, पेमेंट टू सप्लायर, ये भी देखना है, ठीक है। कह रहे 3 सप्लायर है हमारे A, B, C, मतलब जिनसे हम माल ले रहे हैं, है ना, सप्लायर से माल ले रहे हैं। कह रहे हैं पहला सप्लायर का 1 महीने की मोहलत देता है, दूसरा सप्लायर 2 महीने की, और तीसरा सप्लायर कहता है कोई मोहलत नहीं है। पहला सप्लायर को हम स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमने पहले से बोल रखा है कि इनको पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है। कह रहे पहले सप्लायर से हमने इतने का परचेस किया, ठीक है, बट पेमेंट कैसे करिए। कह रहे प्राची लिमिटेड है सेटअप अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ ₹45,000 अ मंथ टू बी पेड फॉर सप्लायर्स फॉर ए लिमिटेड, दिस विल लीव प्राचीज बैंक अकाउंट ऑन 9 अगस्त। मतलब 9 अगस्त को 45,000 पे जो है वो ए लिमिटेड को पे कर दिए जाएंगे। तो ए लिमिटेड की पेमेंट कितनी बनी है, 45,000 रुपीज़ की, ये 9 अगस्त को चली जाएगी, ठीक है। तो 9 अगस्त को 45,000 रुपीज़ ए लिमिटेड को मिल गए, काम खत्म, है ना, काम खत्म, मिल गया ना, 9 अगस्त को 45,000 ए, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है, अगली बात थी, हाँ, कह रहा है इवन every few months an adjustment is made to reflect the actual cost of supplier purchase, you do not need to make this adjustment। कह रहा है आपको एडजस्टमेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, छोड़ दो उसको, बस 45,000 पे गए हैं 9 अगस्त को, मुझे उससे रिलेवेंट है, कितना पेमेंट बाकी है, कितना वो बाद में देखा जाएगा, कभी एडजस्ट करेंगे, अभी क्वेश्चन में कोई रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राची लिमिटेड विल सेंड आउट बाय पोस्ट द चेक टू बी लिमिटेड, जो इनको दोनों को चेक से पेमेंट जाना है ना, इसको 2 महीने बाद जाना है, मतलब अगस्त वाली सेल जो हुई है, परचेज जो हुई है, उसका पेमेंट कब जाना है मेरे को, अगस्त वाली का अक्टूबर में, है ना, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। जो जुलाई वाली पेमेंट हुई है उसका पेमेंट कब जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर में, 2 महीने बाद। और जो जून वाली हुई है वो मेरा अगस्त में आएगा। तो मुझे अगस्त को पेमेंट जो जून वाली है वो 9 अगस्त को मैं चेक दे दूंगा, 9 अगस्त को मैं चेक के थ्रू से 75,000 रुपीज डिपॉजिट करा दूंगा। अब वो रिसीव कब होगा, वो रिसीव कब होगी पेमेंट सामने वाले पे, है ना, मतलब मेरे अकाउंट से कब कटेगी, ये मैंने डिपॉजिट करा है, अकाउंट से नहीं कटा है, मेरा कैश अकाउंट से कब कटेगा, वो बोल रहा है इस लाइन में, कह रहा है प्राची लिमिटेड विल सेंड आउट बाय पोस्ट चेक टू बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड ऑन 9 अगस्त, द अमाउंट विल लीव इट्स बैंक अकाउंट ऑन द सेकेंड डे फॉलोइंग दिस। मतलब क्या है, एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर उसने 9 अगस्त को पेमेंट करी तो आज क्लियर नहीं हुआ, 10 को भी क्लियर नहीं हुआ, है ना,
सेकेंड डे फ्रॉम दिस डे, तो मतलब 11th को जाके वो क्लियर हुआ। समझ में आया? 11th को जो है 75,000 रुपीज क्लियर हो गए। ये देखो यहाँ पे अनक्लियर्ड है, फिर क्लियर हो गए। सिमिलरली सी को तो कोई मोहलत ही नहीं दी, मतलब सी को यही पेमेंट मिलने वाली है। सी ने कोई मोहलत ही नहीं दी है, मतलब अगस्त की पेमेंट अगस्त में, तो अगस्त को 95,000 रुपीज का चेक 9 तक उसको भेज दूंगा। रिसीव कब होगा? 10th को नहीं होगा, उससे अगले दिन 11 को जाके होगा। तो 11 तारीख को मेरे को ये दोनों पेमेंट रिसीव होगी। देखिए 11 तारीख को मुझे 75,000 और 95,000 बी और सी लिमिटेड से, सॉरी मेरे को रिसीव नहीं, पेमेंट करनी होगी, है ना। तो मेरे अकाउंट से डिडक्ट होगा 11 तारीख को जाके बी लिमिटेड और सी लिमिटेड का पेमेंट। ठीक है, वीकली वेजेस मंथली वेजेस पे बात हो गई। अब कह रहा है कुछ और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, वो भी देख लो सर। और कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, वो भी आप देख लो। क्या है मिसलेनियस एक्सपेंसेस? कह रहे एवरी सैटरडे मॉर्निंग द पैटी कैशियर विड्रॉस 200 फ्रॉम द कंपनी बैंक अकाउंट फॉर द पेटी कैश। मतलब हर सैटरडे मॉर्निंग वो 200 रुपये निकालता है। अच्छा, सैटरडे का डे कौन सा था चेक करें, ये ऊपर में कुछ दे रखा था ना, सैटरडे 9 अगस्त, तो 9 अगस्त को 200 रुपये निकाल देना। सैटरडे ना, क्योंकि 9 अगस्त को पेटी कैश के लिए 200 रुपये निकाल दिया। ठीक है, तो पेमेंट में क्या निकाला, मतलब द रूम क्लीनर इज पेड 30 रुपीज फ्रॉम द पेटी कैश। अच्छा, इसी से निकाला है मंडे मॉर्निंग को। मैं क्या करूँ, पेटी कैश के लिए निकाल दिया, कैश अकाउंट से निकला, वो पेटी कैश में से दिया गया। बाकी और खर्चे भी करोगे, मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरे लिए काम का बात ही नहीं है। ठीक है, ऑफिस स्टेशनरी विल बी ऑर्डर्ड बाय टेलीफोन ऑन संडे टू द वैल्यू ऑफ 300। दिस इज पेड बाय द कंपनी डेबिट कार्ड। Such payments are generally seen to leave the company account on the next working day। तो नेक्स्ट वर्किंग डे क्या होता है, संडे का मंडे, तो मंडे को 300 रुपये मेरा पेमेंट और कट जाएगा। स्टेशनरी का 300 रुपये मंडे को पेमेंट और कट गया। ठीक है, ये कैश अकाउंट नहीं, कैश बजटिंग कर रहे हैं, जो फ्यूचर का बता रहे हैं क्या क्या खर्चे कटने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 न्यू सॉफ्टवेयर विल बी ऑर्डर्ड ओवर द इंटरनेट ऑन 12th अगस्त of rupees 65,000. A check will be sent out on the same day. The amount will leave Prachi's bank account on the second day from this। मतलब 12 तारीख को प्राची के अकाउंट से 6500 रुपीज का पेमेंट होगा, बट वो अनक्लियर्ड है। 13th को भी वो अनक्लियर्ड है, 14th को जाके वो क्लियर होगा। मतलब मेरे अनक्लियर्ड बैलेंस में तो दिख रहा है मुझे, बट क्लियर कब हुआ ये मेरा 14th को, तो मेरा यहाँ शो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 13 अगस्त तक का दिखाना है। तो मेरा अगला जो पेमेंट है वो दिखाया ही नहीं मैंने। अच्छा, जो मेरे को पैसा रिसीव कहाँ से हो रहा है, कह रहे यहाँ से। सर ओपनिंग बैलेंस, मैं यहाँ दिखाना चाहूँ यहाँ दिखा सकता हूँ बैलेंस, नहीं दिखाना चाहूँ नीचे भी दिखा सकता हूँ। दिखा लो, दिखाना का मन है, अभी आएगा ओपनिंग बैलेंस, तो उसको दिखाना है वो दिखा लो, तुम्हारी मर्जी है। किसी किसी जगह पे मन करता है दिखा दो, किसी किसी जगह पे नहीं करता है मन दिखाओ। ICAI दोनों को अप्रूव करता है। ठीक है, तो कैश अवेलेबल मेरा सरप्लस कैश अवेलेबल है, ये ओपनिंग बेस के अलावा है ना, ओपनिंग बैलेंस के अलावा हमारा ये कैश अवेलेबल है। हमने खर्चे क्या करें, ये खर्चे करें इन टाइम पे। ठीक है, तो अब मेरे पास में एक्सेस कैश कितना हो गया, दिस माइनस दिस, यहाँ पे दिस माइनस दिस मेरा एक्सेस कैश आ गया, एक्सेस कैश आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ तो नेगेटिव हो गया, यहाँ भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव कैश हो गया। ओके, अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहे अदर इन्फॉर्मेशन, द प्राची लिमिटेड ऑन द बैलेंस ऑन प्राची बैंक अकाउंट विल बी 2 लाख ऑन 9th अगस्त। दिस रिप्रेजेंट बोथ द बुक बैलेंस एंड द क्लियर्ड बैलेंस। मतलब मेरे अकाउंट में मुझे 2 लाख रुपए दिख रहा है, और यहाँ पर क्लियर्ड बैलेंस भी यही है और बुक बैलेंस भी है। मतलब क्या है, अनक्लियर्ड अकाउंट में कुछ पड़ा ही नहीं है, सब क्लियर्ड है स्टार्टिंग में मेरा। मतलब 9 अगस्त से पहले का जो अमाउंट है वो सब क्लियर्ड है, सब क्लियर्ड दिख रहा है मुझे। कितने का, 2 लाख का। कह रहा है प्रीपेयर्ड क्लियर फंड फोरकास्ट फॉर द पीरियड सैटरडे 9th अगस्त टू 13th अगस्त इंक्लूसिव यूजिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड शो क्लियरली द अनक्लियर्ड फंड फ्लोट ईच डे। अनक्लियर्ड फंड भी दिखाना है, दिखाते हैं उसको भी। ठीक है, ओके, अभी मेरा पहले क्लियर फंड की बात करते हैं। तो मेरा एक्सेस ये था, ओपनिंग बैलेंस ये था, तो मेरे पास टोटल कितना क्लोजिंग बैलेंस हो गया पहले दिन में, ये हो गया। अब ये मेरा क्या बनेगा, नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग बैलेंस बन गया ये वैल्यू। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, इसमें यहाँ पे कोई पेमेंट हुई नहीं है, यहाँ पे कोई खर्चा हुआ नहीं, तो ये एज इट इज का एज इट इज रह गया। अब ये नेक्स्ट का ओपनिंग बैलेंस बना, है ना। अब यहाँ पे मैंने खर्चा किया 1,70,300, तो बचा कितना, ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू नेक्स्ट का ओपनिंग बैलेंस बना। अब यहाँ पे मैंने कमाई करी है 1,80,000, तो ऐड कर दिया, तो मेरा नेक्स्ट का क्लोजिंग बैलेंस ये बना, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस ये नेक्स्ट का ओपनिंग बैलेंस बना। अब इसमें खर्चा किया ये, तो मेरा नेट क्लोजिंग बैलेंस जो मुझे 13 अगस्त को दिख रहा है वो 2,26,500 मेरे अकाउंट में, कैश अकाउंट में दिख रहा है मुझे, है ना। अगर फोरकास्ट अकाउंट में है ना, कैश फोरकास्ट अकाउंट में मुझे 2,26,500 दिखेगा फ्यूचर में 13 अगस्त के दिन पे। ठीक है, ओके, अब ये मैं बात कर रहा हूँ कैश बजटिंग वाले जगह पर, जो मेरे को रियल फिगर दिख रही है। बट जो मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ उसके, जो मैं अकाउंटिंग फिगर बता रहा हूँ, तो वहां तो अनक्लियर्ड अकाउंट पे है ना,
वहां प्रिंसिपल अलग चल रहा है। यस, वहां तो बोल रहा है जिस दिन जो कटा उसके हिसाब से लेके चलो ना। कह रहा है अनक्लियर्ड जो वैल्यू है वो भी हम लेकर चलेंगे अपने अकाउंट्स के अंदर में, ठीक है ना। तो अकाउंट्स कैसे दिख रहे होंगे मुझे, मेरे को अनक्लियर रिसीट्स और अनक्लियर पेमेंट दिख रही होंगी। अब अनक्लियर रिसीट्स क्या है मेरी, कह रहा है 1,80,000 है। कहां से, ये देखो रिसीट के अंदर में मेरे को ये वैल्यू देखो, है ना। मेरा अनक्लियर क्या था, जो मेरा ये वैल्यू था, देखो जो मेरा सी ये एक्स लिमिटेड का है ना, 9th को पेमेंट किया, बट ये मेरा अनक्लियर्ड बैलेंस दिख रहा है मेरे को, है ना। मेरे पास में एक अनक्लियर्ड वैल्यू दिख रही है मुझे इतना, तो 1,80,000 का मेरा अभी अनक्लियर्ड बैलेंस मुझे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ शो कर दिया। कब कब किया मैंने 9th 10th और 11th को, 12th को वो क्लियर हो गया तो वहाँ पे नहीं दिखाया, वहाँ हो चुका है, ऊपर यूज हो चुका है, देखो ये वैल्यू, ठीक है। ओके, सिमिलरली है ना, ये यहाँ पे रहा, ये अमाउंट हो गया। सिमिलरली देखो और क्या वैल्यूज था, और मेरे को क्या क्या वैल्यूज था, देखो पेटी कैश था। सिमिलरली देखो मैंने यहाँ अनक्लियर क्लियर इसलिए अलग से लिखा हुआ है, देखो पेटी कैश 10 तारीख को अनक्लियर था वो लिख दो, है ना। मेरा जो सॉफ्टवेयर का पेमेंट है 12-13 को अनक्लियर था वो लिख दो, ठीक है। तो पेटी कैश 10 तारीख को आएगा, 12-13 को सॉफ्टवेयर का पेमेंट अनक्लियर में आ गया, और साथ में यहाँ पे 9th और 10th को 75,000 और यहाँ 95,000, तो कितना हो 75 + 95 दैट इज नियरली 1,70,000। तो 9th और 10th को 1,70,000 मेरा अनक्लियर्ड दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, और 300 रुपये 10 तारीख को बिकॉज ऑफ स्टेशनरी भी आ गया अनक्लियर, ठीक है। अब उसके बाद में मेरा 12th और 13th को बिकॉज ऑफ आवर सॉफ्टवेयर परचेज अनक्लियर्ड बैलेंस था, वो मेरा यहाँ दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, अनक्लियर्ड एक्स्ट्रा, रिसीट माइनस पेमेंट अनक्लियर्ड एक्स्ट्रा, ये यहाँ दिख रहा है, ये अनक्लियर्ड यहाँ दिख रहा है, ये अनक्लियर्ड। अब मेरा जो बुक बैलेंस क्या दिखेगा मेरे को, दिस प्लस दिस, बुक बैलेंस ये है ना, ये मेरे को ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरी बुक्स में दिखेगा, है ना, ये अकाउंटिंग बुक्स में मुझे इस प्रकार से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंटिंग बुक में ये वैल्यूज दिख रही होंगी, बात खत्म, क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आता है कि व्हाट इज ऑप्टिमम कैश बैलेंस, मतलब आपको क्या ऑप्टिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिसीट्स एंड पेमेंट। तो उसमें हम बोलते हैं कि वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये मॉडल दिया था हमारा बॉमल्स मॉडल, ठीक है। तो बॉमल्स मॉडल आपने पढ़ा हुआ है कॉस्टिंग में भी, ठीक है ना। तो वो सिमिलर मॉडल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें बस थोड़ा नाम चेंज है, थोड़ा सा उनकी साइंस का भी चेंज है ना, सिग्नल्स का भी चेंज है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने कैश बजटिंग के लिए बात करी है, ये कैश बजटिंग के लिए बनाया है, सिमिलर टाइप का है, सेम नहीं है, सिमिलर टाइप का मॉडल है जो है जे बॉमल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है, कह रहे देखो ये भी सिमिलर चीज़ों पे डिपेंड करता है, कह रहे ये यू पी और एस पे डिपेंड करता है। क्या है यू, कह रहे यू है हमारा जो हम एनुअल कैश डिस्बर्समेंट करते हैं, ठीक है। मतलब जितनी मेरे पैसे की रिक्वायरमेंट है ना मुझे, वो लो मल्टीप्लाई कराओ उसको जो फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन करने की, एक पेमेंट करने की जो कॉस्ट बन रही है उसको लो मल्टीप्लाई कराओ, उसका 2 टाइम्स लो, डिवाइड बाय में हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज है, मतलब 8% रेट है, मतलब होता है ना कि टीवीएम का हिसाब है ना, टीवीएम का हिसाब से उसको डिवाइड कराओ। तो 2 UP डिवाइड बाय एस, इसका रूट लो। कह रहे जो ये वैल्यू आएगी ना, ये आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस आएगी जो मेंटेन करके रखना होगा, जिससे आप ना तो एक्स्ट्रा पैसा मेंटेन करके रख रहे हो, ना कम पैसा मेंटेन करके रख रहे हो अपना फ्यूचर एक्सपेंसेस और इनकम के हिसाब से, ठीक है। यस, तो हमने एक क्वेश्चन में भी इसको समझना है। चलो क्या है क्वेश्चन, देखो कह रहा अ फर्म मेंटेन्स a separate cash account for cash disbursement. Total disbursements are 1,05,000 per month और 12,60,000 per year। कुछ नहीं किया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ गई, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट इज ₹20 पर, ये हो गया हमारा P, ये हो गया मेरा U, ठीक है। ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज यील्ड 8% पर एनम, अब इसको मैंने डेसिमल में लिया तो हो गया 0.08, ठीक है। ये हो गया मेरा S। अब ये पर एनम है तो मेरे को यहाँ पे ये पर एनम वाली वैल्यू लेनी है, ये मत लेना, पर एनम वाली वैल्यू लेंगे। तो कुछ नहीं करना, 12,60,000 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.08, तो 2 इंटू 12,60,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.08, इसका रूट लिया 25,100, मतलब मुझे ये ऑप्टिमम कैश बैलेंस है जो मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओके, अब इसको समझते हैं कि डायग्राम वाइज भी कैसे होगा। कह रहे कितना अपने को बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। ये कह रहे देखो हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है ना, वो इस प्रकार से चलता है, और जैसे जैसे हमारा बिजनेस के अंदर में ट्रांजेक्शन्स बढ़ती है ना, तो उसका ट्रांजेक्शन का कॉस्ट कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
और जो मेरा होल्डिंग का जितने टाइम के लिए मैं इसको होल्ड करके रख रहा हूँ उसके हिसाब से उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं जो बेस्ट बैलेंस होगा ना वो यहाँ पर होगा, कह रहे हैं जो बेस्ट बैलेंस होगा ना वो यहाँ पर होगा। ये मेरा ऑप्टिमम कैश बैलेंस बता रहा है, ये मेरा ऑप्टिमम कैश बैलेंस बता रहा है, ठीक है। ओके, नाउ एक और मॉडल है मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल, ठीक है। ये एक टाइप का कंट्रोल लिमिट मॉडल है। कंट्रोल लिमिट मॉडल ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है। ये क्या बोलता है कि देखो आप क्या करो ना, 3 वैल्यूज को सेट करो, ठीक है। एक सेट करो लोअर कंट्रोल पॉइंट, एक सेट करो अपर कंट्रोल पॉइंट और एक सेट करो रिटर्न पॉइंट। कह रहे लोअर कंट्रोल पॉइंट जनरली हम 0 लेकर चलते हैं, हायर कंट्रोल पॉइंट ये सोच के चलते हैं कि इससे ज्यादा तो मेरा मुझे रिक्वायरमेंट इतनी तो कैश कभी इकट्ठा ही नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ आप वैल्यू सोच के चलते हो दिमाग में कि भाई मेरी हाईएस्ट वैल्यू, इससे ज़्यादा अगर मेरे पास कैश होगा ना तो मुझे कैश निकाल लेना है, और मैं कैश कितना बैलेंस बना के रखना चाहता हूँ ना, दैट विल बी माई रिटर्न पॉइंट। तो मैं रिटर्न पॉइंट वो पॉइंट है जितना मैं कैश मेंटेन करके रखना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, मैं जेड जितना कैश मेंटेन जितना करके रखता हूँ, मैं मान लो उतना कैश अपना डाल के रखता हूँ बिजनेस में, ठीक है। मान लो 1 लाख रुपए, और मैं बोल रहा हूँ जैसे ही मेरा 2 लाख की सीलिंग होगी ना, मतलब बहुत एक्सेस कैश पड़ा हो गया, उसको निकाल लेंगे। तो क्या होगा स्टार्टिंग में, कह रहे हैं जनरली क्या होगा, कमाई करोगे बिजनेस में तो कुछ पैसा रिसीव होगा, फिर कुछ मान लो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, कम होगा ज़्यादा होगा, मान लो बढ़ते 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 ये इसको सीलिंग को टच कर जाता है ना। तो अब क्या करोगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पैसा बनेगा ना आपकी जो रिटर्न पॉइंट से, उतना माइनस कर देंगे। तो हमने ये एच मान लो हायर सीलिंग है, जेड मेरा जो रिटर्न पॉइंट है, हमने एच माइनस जेड वैल्यू दैट इज 2 लाख माइनस 1 लाख निकाल लिया, ठीक है। फिर मान लो आपका क्या हुआ, कुछ पेमेंट्स आ गई तो पेमेंट घटने लगी, फिर आपने कुछ कमाई करी, फिर उसके बाद में फिर पेमेंट आ गई, पेमेंट करते करते आपका एकदम 0 हो गया बैलेंस। कह रहे जैसे ही आपने बोला ना मेरी लोअर कंट्रोल पॉइंट, आपने 0 माना, कोई 10 रुपये, कोई 100 रुपये भी मान सकता है, कोई 1000 रुपये भी मान सकता है। कह रहे जैसे ही वो मेरी सीलिंग टच होगी ना, लोअर सीलिंग टच होगी, तो मैं क्या करूँगा, लोअर कंट्रोल लिमिट टच होगी, मैं उसको रिटर्न पॉइंट पे लाने के लिए जो मैंने पैसा यहाँ पे अपना सेव किया था ना, सेव नहीं किया एक्चुअली, मैं उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में डाल देता हूँ। टेम्परेरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मतलब एक ऐसा अकाउंट बना के रखा हुआ है जहाँ पे अपन क्या करेंगे, जहाँ से जब मेरा मन करे मैं उधर से निकाल लूँ आराम से, ठीक है ना, कोई टेंशन ना रहे। यस, सो मैंने यहाँ से निकाल कर इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ से निकाल कर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये पैसा मेरा बैलेंस जो होगा पूरा हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा ये आगे चलता रहता है। कह रहे इसमें क्या होता है, कह रहे ये एक बेस्ट तरीका है आपका कैश बैलेंस आपको सही मेंटेन करने का। आपको ज़्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना। कह रहा है आप एक रेंज बना लो, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप रेंज बना लो। अगर वो हायर लिमिट को टच करेगा, यस, तो आप ट्रांसफर कर देना मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। अगर वो लोअर लिमिट को टच करेगा तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज से ट्रांसफर ले लेना अपना किसमें, कैश अकाउंट में। सिंपल है। तो आपका कैश बैलेंस सही से मेंटेन रहेगा। बस इतना सा पॉइंट है इसके अंदर में, ठीक है। ओके, तो यही बोला, कह रहे द हाई एंड लो लिमिट ऑफ कैश बैलेंस आर सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन। किस हिसाब से सेट करते हैं वो बता रहे हैं। कह रहे सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द कैश एंड द डिग्री ऑफ लाइकली फ्लक्चुएशन इन द कैश बैलेंस। समझ में आएगा इस? ओके, चलो, आई होप आपको ये लेक्चर में मजा आया होगा। बहुत क्रिस्प छोटा सा लेक्चर था हमारा ये, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के आसपास का। अब आप इसको देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और वर्किंग कैपिटल चैप्टर का यूनिट नंबर 2 यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे जानना चाहते होंगे, आगे और आपको चैप्टर पढ़ना होगा, तो मुझे कमेंट में बताना, इसकी नेक्स्ट यूनिट 4 अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज मुझे लगता है जो बच्चों को इस चैप्टर में प्रिपेयर करना ना, एटलीस्ट ये 2 यूनिट तो प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। इसलिए मैं इतना तो डाल रहा था उन्नति बैच में, जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब मैं इसके बाद आपको SM का एक 1 मैराथन में सारा कंटेंट रिकॉर्ड करके देना चाहता हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे कि मुझे सर यूनिट 4 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मेरे हिसाब से FM के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट जो हमें चीज़ें पढ़नी है, वो कवर हो चुका है। अब मैं उन्नति बैच में इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आऊँगा फॉर FM, और SM में मैं एक पूरा रिवीजन मैराथन जल्दी ही डाल दूंगा 1 हफ्ते के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चों, पार्टी, लव यू ऑल, सी यू सून।